अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें। जय हिंद स्टूडेंट्स, आज हम लोग जानने वाले हैं फिजिक्स के क्वेश्चन जो एनडीए 2020 में पूछे गए थे, कैसे उनको सॉल्व करें, उनका सही उत्तर क्या है। आंसर कीज आप लोग को PDF में मिल गई होगी। उसके साथ आप डिटेल सोल्यूशन देखें कि उसका आंसर क्यों हुआ, मतलब ऑप्शन ए सही है तो क्यों सही है, बी सही है तो क्यों सही है। इस चीज़ को हम लोग आज देखने वाले हैं। ओवरऑल एनालिसिस हम लोगों ने कल किया, पेपर के तुरंत बाद हम लोगों ने देखा पेपर इस बार काफ़ी आसान है, इस वजह से हम देखते हैं पेपर कैसा रहा। तो हमारे पास जो हम एनडीए 2020 का सॉल्व करने जा रहे हैं वो है सेट ए। जो बच्चे नए हैं उनको बता दें, सेट A, B, C सब में जो क्वेश्चंस हैं वो बराबर हैं, जो क्वेश्चन हैं वो बदलते नहीं हैं, सेम है। ठीक, बदलता है तो उनका क्वेश्चन नंबर। तो मेरे पास सेट A है, तो सेट A का जो 51 क्वेश्चन नंबर है वो फिजिक्स का है। देखें, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर R एंड द फोकल लेंथ F ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। दे रहा है कि कोई भी हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर है। अब स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है, फोकस यहाँ है, तो फोकल लेंथ क्या होता है, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस होता है, और इसे बोलते हैं यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस होती है पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर की, वक्रता केंद्र से ध्रुव की जो दूरी होती है उसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। फोकस क्या होता है, फोकस इज द मिड पॉइंट ऑफ पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के जो बीच का बिंदु है उसे फोकस कहते हैं। तो बीच में है, इसका क्या मतलब है, F इज इक्वल्स टू क्या हो गया, R/2। सो हम क्या लिख सकते हैं, R इज इक्वल्स टू 2F, जो कि हमको ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न देखें, 52। A lemon kept in a water in a glass tumbler appears to be larger than its actual size। एक नींबू पानी से भरे हुए गिलास में रखा गया है जो कि अपने एक्चुअल साइज से बड़ा दिखाई देता है, बड़ा प्रतीत होता है। इट बिकॉज ऑफ, यह किसके कारण होता है। ऑप्शन ए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन के कारण। ऑप्शन बी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के विक्षेपण के कारण। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पोलराइजेशन ऑफ लाइट, प्रकाश के ध्रुवीकरण के कारण। तो ये क्यों होता है, बड़ा क्यों दिखाई देता है, डेविएशन इन द पाथ ऑफ लाइट। तो डेविएशन किस क्या है, रिफ्रैक्शन। तो हम क्या बोलेंगे, जो लेमन बड़ा दिखाई दे रहा हो किसके कारण, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लाइट इंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड। प्रकाश मानव नेत्र में अंदर जाता है एक पतली परत से होकर के। अब आपको वही पतली परत बताना है, कौन सा है, रेटिना। तो रेटिना तो हमारे आंख की स्क्रीन है, वो पीछे होती है। कॉर्निया, कॉर्निया ही है जो आपका फर्स्ट मेम्ब्रेन है, जो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है, जो आपको बताती है कि कितनी लाइट उसके अंदर एंट्री करेगी। पपिल, पपिल आपके आंख के अंदर जो हमारी पुतली कहते हैं जिसको आप, वो है। आइरिस, आइरिस सपोर्टिंग मसल है जो सपोर्ट करती है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो कौन सा है, कॉर्निया। कॉर्निया सबसे बाहर का जो परत है वो इसमें सही आंसर है बी। नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट यूज द ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। सूर्य के प्रकाश से स्पेक्ट्रम बनाने के लिए सबसे पहले साइंटिस्ट कौन थे जिसने यूज किया ग्लास प्रिज्म का, दैट वाज इसाक न्यूटन। ऑप्शन सी इज करेक्ट, इसाक न्यूटन। The cost of energy to operate an industrial refrigerator that consumes 5 kilowatt power
क्वेश्चन नंबर 55, पावर दे दिया 5 किलोवाट, दैट कंज्यूम्स, टाइम हमको अब चाहिए तो टाइम दे दिया 10 आवर्स, कितने दिन के लिए, 30 डेज के लिए। तो पूरा कितना दिन चला, ये 300 घंटा चलेगा एक महीने में। अब आपको चाहिए क्या, यहाँ पे एनर्जी निकालें, फिर हमको कॉस्ट चाहिए। तो एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम हो गया, कर दीजिए पावर इंटू टाइम, 5 इंटू 300 कितना हो गया, 1500 किलोवाट आवर। अब 1 किलोवाट आवर का कितना पैसा लग रहा है, 4 रुपया, तो 1500 किलोवाट आवर का कितना लगेगा, कैलकुलेशन इन रुपीस, तो कितना हो जाएगा 6, इतना रुपया, 6000 रुपया लगेगा। मीन्स ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें। ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट करेक्ट। इसमें पता करना है, ध्यान रखिएगा, दिया हुआ है नॉट करेक्ट, सही नहीं है। इसमें आपको ध्यान से देखना पड़ता है कि एक गलत होगा, बाकी सारे सही होंगे। मैग्नेटिक फील्ड इज क्वांटिटी दैट हैज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। बिल्कुल, मैग्नेटिक फील्ड के पास डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। हम लोग लिखते हैं वेक्टर बी, मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, मतलब ये सही है, लेकिन हमको गलत ढूंढना है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व, ये भी सही है, क्योंकि वो क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर हम देखें इस तरीके से कि एक मैग्नेट है हमारे पास, इधर इसका नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल, तो नॉर्थ से निकल के साउथ पे जाती हैं, ऐसा। लेकिन इसके अंदर कैसा जाता है, साउथ टू नॉर्थ। तो ये क्या बना रही है, क्लोज्ड लूप बना रही है। तो ये भी बी वाला भी ठीक है, कह रहा है कि क्लोज लूप बनाते हैं, सही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ओपन कर्व, ओपन लूप बनाती हैं। तो क्या ये ओपन लूप है, आंसर इज नो, ये गलत है। तो हमको गलत ही ढूंढना था, तो इसमें हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। डायमंड इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन बी। 57 में ऑप्शन बी। अब देखें 59, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी तत्व का सबसे मूल गुण कौन सा है, मेल्टिंग पॉइंट, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर नहीं बदलता, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन नहीं बदलते, इस वजह से एटॉमिक नंबर भी नहीं बदलता है। न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। याद करते थे ना हम लोग, ईटा पर नाचे, तो सो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन ढूंढा था। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जो मास नंबर या एटॉमिक वेट होता है वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 69, सेट ए में जो फिजिक्स का क्वेश्चन है अगला, दैट इज 69। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेडिएशन हैज द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। तो आपको वेवलेंथ पता होनी चाहिए, तो कौन सा, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, एक्सरे। एक्सरे है, तो इसमें ऑप्शन डी सही है, एक्सरे। एक्सरेज है जिसका वेवलेंथ सबसे कम है। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। किसी भी धारावाही परिपथ में हमको धारा की प्रेजेंस का मतलब जरूरी नहीं कि उसमें बहुत ज़्यादा करंट बह रहा है, अगर कम भी उसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो हम किस डिवाइस से पता करते हैं, तो उसका क्या नाम है, गैल्वेनोमीटर। वो मैग्नेटिक नीडल पे काम करता है गैल्वेनोमीटर। तो अगर ज़रा से भी करंट फ्लो करेगी तो फ्री मैग्नेटिक नीडल रखेंगे तो वो डिफ्लेक्शन करेगा,
जैसा ऑस्टेट के एक्सपेरिमेंट में किया, तो हम कहाँ से करते हैं? गैल्वेनोमीटर इज द डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द प्रेजेंस ऑफ करंट, या जो हमको बताता है कि धारा प्रवाहित हो रही या नहीं है। तो गैल्वेनोमीटर, इसमें ऑप्शन बी सही है। गैल्वेनोमीटर है जो धारा प्रवाह को मापती है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 72। द सन अपीयर्स रेडिश ड्यूरिंग द सनशाइन एंड सनसेट। द सन अपीयर्स रेडिश ड्यूरिंग द सनराइज एंड सनसेट। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? द फिनोमिना इन ऑप्टिक्स विच रिस्पॉन्सिबल टू अपीयर्स द सन इज। इस तरीके से सूर्य को लाल दिखाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग। तो ऑप्शन है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ऑप्शन सी स्कैटरिंग। 73. A lens has power plus 2 diopter. Which one of the following statement about the lens is true? तो पावर दिया हुआ है, तो हम सब जानते हैं पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1/f। पावर दिया हुआ है तो f चाहिए, तो हम क्या लिखें? f इज इक्वल्स टू 1/p। f कितना मिल गया? पावर दिया हुआ है 2, तो मिल गया 0.5 मीटर। ठीक, अब 0.5 में हमको पूछ रहा है कि कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है, कैसा लेंस है? तो पॉजिटिव फोकल लेंथ किसका होता है? कॉन्वेक्स होगा ना, तभी तो इधर उसका फोकल लेंथ होगा, यहाँ से इधर की डिस्टेंस पॉजिटिव होती है। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। द लेंस इज कॉन्वेक्स, हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 0.5 मीटर। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 80। सेट ए के अकॉर्डिंग 80 है, दूसरे सेट में भी ये क्वेश्चन होगा आगे पीछे कहीं ना कहीं। तो जब हम 80 की बात करें, कह रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कॉर्ड्स, म्यू फॉर कॉर्ड्स इज 1.46 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सफायर इज 1.77। तो इनके वेलोसिटीज का रेशियो बताना है, वी क्यू रिलेशन वी एस। तो हम सब जानते हैं म्यू इज इक्वल्स टू सी बाई वी होता है म्यू इज इक्वल्स टू सी बाई वी। इसका मतलब सी तो बदलेगा नहीं, बदलने वाला क्या है कि अगर म्यू जिसका कम है उसका वी ज़्यादा होगा। तो देखें म्यू क्यू का ज़्यादा है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, कॉर्ड्स का वेलोसिटी ज़्यादा होगा क्योंकि कॉर्ड्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। इस रिलेशन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू सी बाई वी। सी इज स्पीड ऑफ लाइट, वी इज स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम। तो इसमें ऑप्शन ए सही रहा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, इफ एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर, यदि वस्तु को मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखा जाए तो निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? द इमेज विल बी वर्चुअल, यही एक केस है जिसमें कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज बनता है। द इमेज विल बी इनलार्ज और मैग्नीफाइड, ये भी सही है कि जिधर ऑब्जेक्ट है उसके पीछे बनेगा या जिधर ऑब्जेक्ट है उसके अपोजिट साइड बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, नहीं, इन्फिनिटी पे नहीं बनता है। तो ये ऑप्शन सही नहीं है। तो ये हमसे पूछा कि कौन सा नहीं होता, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हम टिक करेंगे। द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, ऐसा नहीं होगा। तो यही पूछा कि क्या नहीं होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 82, इन एन इनकंडेंसेंट इलेक्ट्रिक बल्ब द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज मेड अप ऑफ विच मेटल? टंगस्टन। जो हमारा कंडेंसेंट बल्ब है, बल्ब वो है जो क्या होता है, पहले गर्म होता है। कंडेंसेंट बल्ब होता है गर्म होता है, गर्म होते होते हीट से लाइट निकलती है, तो उसे हम कंडेंसेंट बल्ब बोलते हैं। वहाँ पे हम लगाते हैं टंगस्टन। टंगस्टन इज द मटेरियल विच इज यूज्ड देयर। अब अगला एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83, उसको देखें।
क्वेश्चन नंबर 83, एक डायग्राम दिया गया है आपको। डायग्राम इज गिवन लाइक दिस। मिली एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पे। एक 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, सर्किट ऑन है, इसका भी रेजिस्टेंस आर है, इसका भी रेजिस्टेंस आर है। ठीक, अब ये दोनों कंबाइन होकर के कितना रेजिस्टेंस बनाएंगे? अभी जो कंबाइन होकर के रेजिस्टेंस बनाएंगे उनको देखें। तो सबसे पहले अप्लाई किया जाए V इज इक्वल्स टू आई, चूंकि यहाँ पे R दिया है तो इसको हम मान लेते हैं कि R डैश होगा। ठीक, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा R डैश। ठीक, तो V कितना दिया हुआ है 12, I कितना दिया हुआ है 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाइड बाई 100 मिली एम्पियर दिया हुआ है, एम्पियर में कन्वर्ट कर दिया और क्या हो गया R डैश। ठीक, यहाँ पे क्या बचा 120 ओम मिल गया हमको R डैश की वैल्यू। अब R डैश निकालें तो R डैश इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा R/2। दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस हो जाएगा R/2। तो क्या लिखा जाए 120 ओम इज इक्वल्स टू R/2, तो कितना हो गया 240 ओम इज इक्वल्स टू R का वैल्यू पूछा गया था, द वैल्यू ऑफ R इज, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन B इज करेक्ट, 240 ओम। We know which of the following is not the unit of energy? कौन सा नहीं है? जूल तो एनर्जी है, वॉट इंटू आर, फिर से जूल मिल जाएगा इस सेकंड में कन्वर्ट करके। न्यूटन इंटू मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर ये भी एनर्जी के लिए होगा, न्यूटन इंटू मीटर को ही तो जूल कहते हैं। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये नहीं है, ये फोर्स की यूनिट है, न्यूटन होता है ये। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन कहते हैं। तो ये जो हमारा ऑप्शन डी है ये एनर्जी का यूनिट नहीं है और यही पूछा गया था, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट है यहाँ पे। Two planets are orbiting the sun in the circular orbit with their radius of orbit. दो ग्रह सूर्य का इस प्रकार चक्कर लगा रहे हैं कि पहले की जो त्रिज्या है R1 वो है R है और दूसरे की जो त्रिज्या है वो 4R है। आपको पता करना है T1/T2 क्या होता है, तो हम सब जानते हैं T1/T2 इज इक्वल्स टू R1/R2 का क्यूब, R1/R2 का क्यूब। ये कहाँ से मिला? ये कहाँ से मिलता है हमको? केप्लर्स थर्ड लॉ, केप्लर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, केप्लर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो हम रखें यहाँ पे T1/T2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू R/4R, इन सब का क्यूब, तो इससे ये कैंसिल हो गया। यहाँ क्या मिला 64, तो T1/T2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर पावर हाफ हो जाएगा 1/64, तो T1/T2 कितना मिल गया 1/8। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। कैलकुलेशन करते चलिएगा साथ में, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90, अ मेटालिक वायर हैविंग रेजिस्टेंस 20 ओम कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स एंड दीज पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। कह रहा है कि सबसे पहले तो आपके पास एक वायर है इतना बड़ा जो 20 ओम है, आधा से कट कर दिया तो कितना हो गया 10 ओम 10 ओम। अब इनको पैरेलल कनेक्ट कर दीजिए, कह रहा है ये जो वायर से इनको पैरेलल कनेक्ट कर दीजिए 10 ओम और 10 ओम। जब 10 ओम और 10 ओम पैरेलल कनेक्ट कर देंगे तो कितना मिलेगा इक्विवेलेंट 5 ओम। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90 में ऑप्शन सी करेक्ट है, 5 ओम रहेगा। 91, लाइट ऑफ यूनिफॉर्म इंटेंसिटी
perpendicular on a totally reflecting surface. If the area of the surface is half, the radiation force on it will become double. जो एरिया है वो फोर्स के पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होता है, तो एरिया आधा हुआ तो फोर्स डबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई ऑन विच द इमेज इज फॉर्म्ड, प्यूपिल, कॉर्निया, रेटिना। रेटिना है दृष्टि पटल, रेटिना पे इमेज बनता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कंसीडर द फॉलोइंग इमेज। क्वेश्चन नंबर 93, इमेज दिया गया है हमको, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है इस प्रकार से, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये बी की डायरेक्शन है, इधर प्रोटॉन दिया हुआ है और हम प्रोटॉन पे फोर्स जानना चाहते हैं, तो इसको हम करेंगे राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या कहता है? स्ट्रेच योर फर्स्ट 3 फिंगर लाइक दिस। अपने प्रथम 3 उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि वो तीनों आपस में लंबवत हो, परपेंडिकुलर हो, ऐसे। तो इसमें ये जो है फोर्स बताएगा, ये वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन बताएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। तो थंब बताएगा यहाँ पे फोर्स, फर्स्ट फिंगर बताएगा यहाँ पे वेलोसिटी, और जो हमारा मिडिल फिंगर है वो हमको बताएगा किस चीज़ की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको रखें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में, तो हम देखें वी तो इधर है, प्रोटॉन इधर जा रहा है और मिडिल फिंगर बी की डायरेक्शन में, तो हमको किधर आ रहा है डायरेक्शन जो मिल रहा है, थंब अंदर की तरफ, इनटू द पेज। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, इनटू द पेज। Which one of the following statement about the sound is not correct? ध्वनि तरंगों के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? साउंड ट्रेवल्स एट अ स्पीड स्लोअर देन द स्पीड ऑफ लाइट। हाँ, तो साउंड स्पीड से धीरे चलती है, सही बात है ये, लेकिन हमको पता करना है गलत बात। साउंड वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव, नहीं, ये गलत है। सो इसमें ऑप्शन बी हम टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन मॉइस्ट एयर देन ड्राई एयर, ये भी सही है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। व्हेन द शॉर्ट सर्किट कंडीशन ऑकर्स, द करंट इन द सर्किट, जब शॉर्ट सर्किट होता है तो परिपथ में क्या होता है? इंक्रीजेस, करंट क्या हो जाता है? द करंट इन द सर्किट इंक्रीजेस सब्सटेंशियली, त्वरित रूप से, तुरंत जो हमारा करंट है वो परिपथ के अंदर बढ़ जाता है वो, ठीक। द नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन एल सेल, तो हम पता है कैसे निकालते हैं इसको, 2n स्क्वायर से निकालते हैं। तो हम इसको 2, जो n सेल है वो कौन सा है? KLMN 4, तो n की जगह 4 का स्क्वायर कितना मिल गया? 32। So option D is correct answer. This is all about your NDA 2020 Physics Portion Part B GTA जनरल जो आपका टेस्ट था। तो इसमें हम देखें कि एक आसान सा पेपर रहा होगा आपके लिए। वी विशिंग यू ऑल द बेस्ट। जिन लोगों ने पेपर दिया है फर्स्ट टाइम, वो लोग देखें कि ये किस तरीके से किया गया है। बहुत ही एक आसान पेपर है। जिन लोगों ने पढ़ाई की रही, जो दूसरी तीसरी बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा ही आसान पेपर रहा होगा। होप कि आप लोग सेलेक्ट हों और सेलेक्ट होकर के भारतीय सेना में अपनी सेवा दें और देश की सेवा करें। जय हिंद, जय भारत। अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें।